हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो कि हमारे फर्स्ट ईयर क्लास के जो बच्चे हैं वो हमसे भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर पढ़ेंगे। और ये फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है बेटा, ये क्लास 12th में जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। स्टार्टिंग में हमारे पास बेटा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, नाम है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है मैटर के बारे में, कि भाई मैटर क्या चीज होती है। तो मैटर से पहले बेटा एक लाइन आती है कि जो हमारा पूरा इंटायर यूनिवर्स है, हमारा जो इंटायर यूनिवर्स है उसको दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है, एक तो मैटर, दूसरा एनर्जी। तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, है ना। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा कि जो मैटर होता है, अब हमें डिफाइन करना है कि मैटर क्या चीज होती है। तो बेटा मैटर जो होती है, अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं सिंपल टर्म में बोलूंगा कि मैटर वो कोई भी चीज हो सकती है जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, एंड हैव मास, उसका क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये आप देख रहे हो व्हाइट कलर का बोर्ड है, तो ये क्या कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्युपाई कर रहा है। दूसरा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। तो बेटा ये क्या चीज है, यह है मैटर। अब बेटा क्या किया गया, मैटर को क्लासिफाई किया गया, मैटर को क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया दो पार्ट में, है ना। एक क्लासिफिकेशन हुआ फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक क्लासिफिकेशन जो हुआ बेटा वो केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, आपने बोला एक क्लासिफिकेशन फिजिकल हुआ, एक क्लासिफिकेशन केमिकल हुआ। अभी हमारे पास जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था इसके फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से पार्ट थे, सबसे पहले बेटा है सॉलिड, फिर आएगा बेटा लिक्विड, और फिर बेटा आएगा इसमें गैस। एक पार्ट और है फिजिकल स्टेट में, मतलब कह सकते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर में 4th स्टेट है जिसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या बोला कि जो सॉलिड होता है, अब सॉलिड की पहचान क्या होती है, सॉलिड की पहचान क्या होती है कि जो सॉलिड होता है इसका क्या होता है, शेप, डेफिनेट शेप, है ना। और क्या होता है इसका, डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप का मतलब ये हमारे पास क्या है, ये व्हाइट बोर्ड बेटा क्या है, सॉलिड है, तो इसका पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर शेप है, और साथ साथ में इसका डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब इतना एरिया इसने घेर रखा हुआ है। ठीक है, जो लिक्विड होता है बेटा, लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, क्या होता है बेटा, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, बट नॉट डेफिनेट शेप, है ना। इसका क्या होता है बेटा, शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जो इसका शेप होता है ये किस पे डिपेंड करता है, जैसे मान लेते हैं बेटा एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये 2 कंटेनर हैं। ठीक है, इसमें भी हमने 1 लीटर वाटर डाला है, इसके अंदर भी हमने 1 लीटर वाटर डाला है, इसके अंदर भी 1 लीटर वाटर लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों में एक चीज, क्या चीज कांस्टेंट है, डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब हमने भी इसमें भी 1 लीटर लिया है, इसमें भी 1 लीटर लिया है, मगर दोनों का देखो कंटेनर जो है, कंटेनर का शेप अलग अलग है। तो जो वाटर है वो इसमें यहां तक हो सकता आएगा,
तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड करता है। किस पे, शेप ऑफ कंटेनर, है ना। गैस जो होता है इसका दोनों चीज नहीं होता, ना तो वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है बेटा और ना ही इसका शेप डेफिनेट होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं बेटा प्लाज्मा। प्लाज्मा को बोला जाता है बेटा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोला जाता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर की जो फोर्थ स्टेट है वो कौन है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा में बेटा कहा जाता है कि प्लाज्मा में क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इसमें एग्जांपल में बेटा बताया गया है, अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा स्टार। जो स्टार्स हैं वो इसमें क्या आते हैं, एग्जांपल में आते हैं। लाइटनिंग भी इसमें आता है। क्या आता है, लाइटनिंग। लाइटनिंग ये क्या है, दोनों पॉइंट क्या है, ये प्लाज्मा की क्या है, प्लाज्मा के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्लासिफिकेशन की तरफ जिसका नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में बेटा दो पार्ट्स में इसको डिवीजन किया गया है केमिकल को। एक तो उसको किया गया बेटा प्योर सब्सटेंस में, किसमें, प्योर सब्सटेंस में, और अगले में किया गया है मिक्सचर। तो इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है, प्योर सब्सटेंस और हमारे पास मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, जो प्योर सब्सटेंस होता है ये जो होता है कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है, केवल एक ही रहेगा, है ना। और इसमें कहने का मतलब मिक्सचर में क्या है कि इसमें कई सारे सब्सटेंस होंगे। तो मेजरली हमने क्या किया है, हमने समझा भी मैटर क्या होता है, और मैटर वो चीज होती है जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। फिर हमने बोला है कि इसके दो पार्ट में क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम इसको रफ करते हैं और रफ करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, जो इसका केमिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिक्स पे जो उसका क्लासिफिकेशन है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस, इसको हम थोड़ा और इलोबरेट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो बेटा हमारे पास क्या है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लासिफाई करेंगे किसको, प्योर सब्सटेंसेस जो हैं, प्योर सब्सटेंस को बेटा हम दो भागों में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, किसमें किसमें करेंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड में करेंगे। ठीक है, और मिक्सचर में दो तरीके के मिक्सचर पढ़ेंगे, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फर्दर, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं किसका, प्योर सब्सटेंस, और इनका हम क्या करेंगे और डिटेल में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा काफी मेहनत से पढ़ाई करिए, जिंदगी में जो भी आपका एम है उस एम के लिए जितनी मेहनत आप कर सकते हो पूरी मेहनत आप करो, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में जो चीज आपने सोच रखी है केवल उस पर केवल पछतावा होगा, वो चीज कभी भी मिलेगी नहीं। इसलिए पूरी जी जान लगा करके पढ़ाई करिए, मेहनत करिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या है कि हम केमिकल में ही, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम उसको क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में। एक हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, है ना, और एक पढ़ा था बेटा हमने मिक्सचर। अब बेटा जो ये प्योर सब्सटेंस होता है ना, ये जो प्योर सब्सटेंस होता है इसके दो पार्ट हैं।
पहला पार्ट है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। क्या है बेटा? कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट की अगर बात करें बेटा तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, तो एलिमेंट में बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पास, जिंक हो गया है ना, मरकरी हो गया, बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पास, Ag, Au, सिल्वर और गोल्ड। तो हमारे पास क्या है, और भी हमारे पास है टिन, है ना, और जिंक हो गया। तो हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे, क्योंकि अगर आप जिंक उठाओगे तो उसके अंदर जितना भी आप देखोगे सारे के सारे आपको जिंक के ही पार्टिकल मिलेंगे, और अगर मरकरी उठाओगे तो आपको सारे के सारे मरकरी के ही पार्टिकल मिलेंगे, अगर आप Ag उठाओगे तो आपको केवल Ag के ही पार्टिकल मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट हो गए। अब बेटा यहीं से एक छोटी चीज समझ में आती है, यहीं से एलिमेंट से एक चीज बनती है बेटा, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। अब ये क्या होता है कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? ठीक है, तो मॉलिक्यूल कहता है, मॉलिक्यूल बनता है बेटा व्हेन टू सेम एलिमेंट कंबाइन। अगर बेटा क्या कर रहा है हमारे पास, टू और हमने क्या बोला, व्हेन टू और सेम एलिमेंट कंबाइन, तो क्या बना देगा बेटा, वो मॉलिक्यूल बना देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक हाइड्रोजन है, एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये कंबाइन होकर के इसने बेटा मॉलिक्यूल बना दिया H2। एक ऑक्सीजन एटम है, अगला एक ऑक्सीजन एटम है, दोनों ने कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना दिया O2, है ना। एक तीसरा हमने मान लिया नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, एलिमेंट के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया बेटा, N2 बना दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है बेटा, मॉलिक्यूल क्या है, यहां पर वर्ड यूज किया गया है सेम, है ना। अब ये बेटा कंपाउंड क्या होते हैं? अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड में जो एग्जांपल है हमारे पास वो कौन कौन से हो सकते हैं भाई? H2O हमारे पास कंपाउंड हो सकता है, CH4 हमारे पास इसमें कंपाउंड हो सकता है ना, और NO2 हमारे पास कंपाउंड हो सकता है, हमारे पास SO2 हमारे पास एक कंपाउंड हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। H2SO4 आप कंपाउंड मान लो, है ना। तो ये सारे जो कंपाउंड हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है? तो बेटा बोलते हैं कि कंपाउंड को डिफाइन क्या करता है, व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन। हमने क्या बोला, व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड। तो अगर टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड करेंगे तो यहां पर ध्यान देना है क्या बेटा, वर्ड यहां पर एक क्या है, डिफरेंट एलिमेंट। देखो बेटा यहां पर एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, बट यहां पर एक वर्ड यूज किया था बेटा सेम, है ना। तो ये होता है डिफरेंट बेटा, किसमें, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। अब कंपाउंड में क्या हुआ बेटा, मॉडर्न डेज में, आज के डेज में हम क्या करते हैं, H2O को एक मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना। एग्जांपल CO2 गैस जो हम लोग यहां से हम लोग के जब एक्सेल करते हैं बाहर निकलती है, तो जो CO2 गैस है बेटा, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, है तो कंपाउंड, मगर हम क्या करते हैं, नाउ अ डेज हम इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। वाटर का भी हम क्या पढ़ते हैं बेटा, मॉलिक्यूल है, एक्चुअली क्या, कंपाउंड, मगर नाउ अ डेज हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, बस केवल बोला जाता है, मगर हमने बोला कंपाउंड की डेफिनेशन यही है, क्या, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर, देन क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, मॉलिक्यूल विल, सॉरी क्या फॉर्म होगा, कंपाउंड विल फॉर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा जो मिक्सचर है, मिक्सचर के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में मिक्सचर को क्लासिफाई किया गया है बेटा, होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, और बेटा हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब बेटा क्या होता है कि होमोजेनस जो होता है, इसमें एक लाइन बोली जाती है कि
इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। होमोजेनस मिक्सचर में एक लाइन बोली जाती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसमें बोला जाता है नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहां पर क्या बोल रहा है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? इसका सबसे बेसिक एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं बेटा? सबसे बेसिक एग्जांपल जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, अगर आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दो, या आप शुगर और वाटर को मिक्स कर दो, ठीक है? तो इसका कहने का सिंपल एग्जांपल क्या है कि मान लेते हैं बेटा ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है? शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है? इसके अंदर क्या रखा हुआ है? शुगर सॉल्यूशन यहां पे रखा हुआ है, ठीक है? तो आपने क्या किया, मान लो आपने 1 ml यहां से निकाला, 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 है ना? तो आप जब यहां से अलग अलग जगह से निकालोगे आप, तो आप देखोगे कि अगर इसको आप टेस्ट करते हो, क्या करते हो उसको, अगर आप टेस्ट करते हो तो आपको जितना मीठा यहां वाला पर लगेगा उतना ही मीठा यहां वाला भी लगेगा, उतना ही मीठा यहां पर लगेगा, उतना ही मीठा ये वाला भी लगेगा 1 ml। क्यों लगेगा? क्योंकि बेटा जो शुगर के पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस पूरे पर्टिकुलर वाटर में। मतलब ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, मतलब शुगर के जो पार्टिकल हैं वो हर जगह क्या है? सेम है। मतलब जितना आप यहां पर पार्टिकल मिलेंगे 1 ml में, उतने ही यहां पर में मिलेंगे, उतने यहां पर भी मिलेंगे, उतने यहां पर भी मिलेंगे, है ना? थोड़े से और एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा। जैसे इसमें एग्जाम्पल होमोजेनस मिक्सचर में बेटा एक आ जाता है ब्रास, एक एग्जाम्पल आ जाता है बेटा ब्रॉन्ज, है ना? और भी एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं इसमें, ठीक है? स्टील, ठीक है? तो ये बेटा क्या है, थोड़े से एडवांस एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रास भी है और हमारे पास क्या है, ब्रॉन्ज भी है और स्टील भी है। बेटा ये भी सब क्या है? मिक्सचर होता है। ये भी ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, ये भी क्या होता है? मिक्सचर होता है। जैसे अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ब्रास जो है, ब्रास हमारे पास 2 कंपोनेंट का मिक्सचर आपको मिलेगा। एक आपको मिलेगा जिंक का मिक्सचर है ये, और एक कंपाउंड और है इसमें, जिंक के साथ साथ में बेटा एक कंपाउंड है कॉपर। ये क्या है बेटा? मिक्सचर जो है वो किसका है? कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। किसका है बेटा? कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, ठीक है? इसी तरीके से ब्रॉन्ज भी मिक्सचर है। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे बेटा एग्जांपल किसके हैं? होमोजेनस मिक्सचर के हैं। अब हम बात करते हैं बेटा हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं। बेटा हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है भाई? उल्टा हो जाएगा कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। कहने का मतलब इसमें जो हम लोग बेसिक एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा, वो पढ़ते हैं बेटा क्या? सैंड एंड वाटर का मिक्सचर। मतलब बालू को अगर पानी में मिक्स कर दिया जाए तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएंगे? हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएंगे। एक एग्जांपल और बेटा होता है जिसको बोलते हैं सस्पेंशन, थोड़ा सा अलग है। क्या है सस्पेंशन? वो क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। बेटा जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में ये पूरा लिक्विड मीडिया है। इसमें क्या होता है बेटा? सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंड होते हैं। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? लटके हुए होते हैं, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते, है ना? अगर आप कोई बच्चों वाली ड्रग उठा करके देखोगे ना, तो ड्रग में आप देखोगे तो आपको सस्पेंशन दिखाई देगा। तो एक्चुअली जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं वो अलग से पढ़ते भी हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, तो उनको अच्छे तरीके से पता होता है इसके बारे में। चलो अब हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। अब आप बताइएगा कि अगर इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल ले लें सॉइल का बेटा, तो सॉइल भी क्या है? हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल है ना? और कौन सा एग्जांपल ले लें? मान लो घर में हम लोग की क्या बनती है? खिचड़ी बनती है, तहाड़ी बनती है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं वो किस में आ जाएंगे? हेट्रोजेनस में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं। मतलब कहीं कहीं पर अलग अलग पार्टिकल मिलेंगे, कहीं पास पास मिलेंगे, मतलब यूनिफॉर्मली आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। आप इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो, नॉर्मली नमकीन का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो उसमें कि
जो नमकीन है, मतलब दालमोट जिसको बोलते हो आप लोग, उसमें भी अगर आप देखोगे तो वो भी किसका एग्जांपल है? हेट्रोजेनस का एग्जांपल है। हाँ, एक चीज आप बताइएगा बेटा, मिक्सचर में जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ब्लड है वो होमोजेनस का एग्जांपल है या हेट्रोजेनस का एग्जांपल है। दूसरा, हमारे पास यूरिन है, जो हमारे पास हमारा क्या है? यूरिन है, वो कौन सा है एग्जांपल में आएगा? मतलब होमोजेनस में आएगा या हेट्रोजेनस में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया? ओवरऑल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है किसका? मिक्सचर का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्या करते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताते हैं। चलो मैं रफ करता रहता हूं, जिससे मैं आपको थोड़ा सा बताता रहूंगा। देखो बेटा, जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो 11th वाले बच्चे हैं ना, उनको हम बेसिक भी पढ़ाएं और थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ में हम जो उसके थोड़े बहुत जो कह सकते हैं कि उसके बोर्ड पेपर में या जो उनके स्कूल वगैरह में जो पूछे जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो उनमें बेटा एक टेम्परेचर के बारे में एक थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर वाला टॉपिक क्या करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे। और टेम्परेचर में हम लोग 3 टेम्परेचर पढ़ेंगे, एक डिग्री सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। और फिर हम क्या करेंगे कि उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ना, मतलब क्योंकि ये बोर्ड वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे उनके लिए तो भाई मोल कॉन्सेप्ट से ही शुरुआत होती है उनकी। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट। भाई हम बोल क्यों रहे थे? बोल इसलिए रहे थे कि अभी मैं रफ कर रहा था, तो मैं क्या करता है ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा था, मैं बता रहा था आपको कि हम कैसे कैसे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। अगर बेटा टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर को 3 स्केल में क्या किया, मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि हमारे पास कभी कभी कन्वर्जन आ जाता है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा फ़ारेनहाइट में, या मान लो आपको क्या दिया हुआ है कि आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप उसको कैसे करोगे? ठीक, तो इसका फॉर्मूला बेटा मैं लिख देता हूं कि अगर आपको टेम्परेचर दिया है और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है ना, जो 9th क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं, और तो इससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और अगर मान लो टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में क्या करोगे, 273 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो वो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, कि अगर मान लो हमारे पास टेम्परेचर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस और इसे हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। किसमें कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है इसको फ़ारेनहाइट में। अगर मुझे फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे जो लिखा हुआ है। क्या लिखा है, फ़ारेनहाइट बराबर क्या लिखेंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, F बराबर क्या लिखेंगे, 9/5, है ना, और डिग्री सेल्सियस की जगह कितना लिखेंगे, 35, क्या लिखेंगे, 35, है ना, डिग्री सेल्सियस में हो गया, प्लस का 32। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 9 × 7 = 63, 63, ठीक, प्लस का 32। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 5 और कितना आ जाएगा, 9, तो मतलब 95 फ़ारेनहाइट आ गया हमारे पास। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना बेटा। ठीक,
तो हमारे पास ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन था इस तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नीचे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि अगर हमें क्या करना है कि हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेटा केल्विन में। किसमें कन्वर्ट करना है? अगर मुझे उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बेटा हमने क्या बोला, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में आपको क्या कर देना है, 273 जो है वो ऐड कर देना है। एक्चुअली जो बेटा क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ा डेसिमल में होती है, बट हम क्या करते हैं, इसको हम राउंड ऑफ करके क्या करते हैं, पूरा पूरा हम क्या कर सकते हैं 273 ही, मतलब 273 हम लिखते हैं उसको, ठीक है। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये कितना केल्विन आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 300 केल्विन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है ना। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। चलो एक छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं, इनको आप कन्वर्ट करिएगा और कन्वर्ट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, 98 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है आपको फ़ारेनहाइट में, और 29 डिग्री 20 ये जो केल्विन है, केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। क्या करना है, 293 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो आपके ये दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, नोट डाउन करना पड़ेगा। देखो बेटा जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर at which degree Celsius and Fahrenheit read the same value, read the same वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वो टेम्परेचर बताना है आपको कि डिग्री सेल्सियस में भी देखोगे और फ़ारेनहाइट दोनों जगह देखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाए, आपको सेम मिले, है ना। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, हम सपोज करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, हम सपोज करेंगे, सपोज दी वैल्यू हमने माना, सपोज दी वैल्यू हमने मान लिया कितना है, x है। हमने क्या मान लिया, सपोज द रीडिंग वैल्यू बोल सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, x है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F बराबर है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। अब बेटा क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम टेम्परेचर है, मतलब हम जब रीड कर रहे हैं वो सेम वैल्यू आ रही है। उस वैल्यू को हमने क्या माना हुआ है, उस वैल्यू को हमने x माना हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस सब जगह पे हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट की जगह पे और डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या रख देंगे, x रख देंगे। क्या रख देंगे, x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यहां पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32, ठीक है बेटा। जो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या होगा कि आप देखोगे क्या कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 40 आएगी, माइनस की 40, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू माइनस का 40 पे आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है वो दोनों क्या मिलेगी बेटा, वो दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। आई बात समझ में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है। हाँ एक बात है, आप वीडियो देखने के बाद बेटा कमेंट किया करो, बताया करो कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप बताओगे तो मैं उन चीजों को सॉल्व करूंगा आपकी, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट। नोट डाउन कर लो इसको।
बेटा टेम्परेचर के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है हमारे पास? अगला टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है पढ़ा है आप लोगों ने? 11th वाले जो बच्चे हैं हमारे वो तो पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके हैं तो उनको रूल भी पता होंगे। अच्छा, जो रूल पता है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा? चल कमेंट सेक्शन में बताना कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, बट हॉनेस्टी के साथ में बताना कि देखना नहीं है, पता लगे देख लो उसके बाद बोलो कि हाँ सर ये होती है इसकी डेफिनेशन। उस तरह तो फिर कोई भी बता सकता है डेफिनेशन देखने के बाद में, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अब बेटा क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, ब्लू पेन से लिख देता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर is the sum of one certain digit and others uncertain digits। मतलब अनसर्टेन का मतलब, सर्टेन का मतलब क्या है? वैल्यू बेटा फिक्स होगी उसकी। अनसर्टेन का मतलब क्या होगा? अनसर्टेन का मतलब होगा बेटा वो वैल्यू जो है वो थोड़ा फ्लैक्चुएट करेगी। जैसे आप क्या करो कि मान लो कोई रीडिंग ले रहे हो तो हर बार आपकी रीडिंग आ रही है वो 12.2 आ रही है, फिर अगली बार जो रीडिंग आ रही है वो 12.3 आ रही है, या मान लो अगली बार फिर आप रीडिंग ले रहे हो तो 12 पॉइंट हमारे पास 1 आ रहा है। तो आपकी बेटा क्या है कि ये वाली जो डिजिट है ना, ये क्या है बेटा? अनसर्टेन डिजिट है पीछे की तरफ, है ना। और आपकी ये वैल्यू जो है आप देख रहे हो जो 12 पॉइंट है, ये सारी की सारी क्या है बेटा? सर्टेन डिजिट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है? दोनों का सम है। किसका? सर्टेन डिजिट का और अनसर्टेन डिजिट जो है दोनों का सम क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है ना। तो हम मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं सिग्निफिकेंट फिगर, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं सिग्निफिकेंट फिगर, पूरा लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बराबर क्या होगा? सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट है ना, ये सम हो गया। इसका सम ही क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। अब ये पूछा जाता है बेटा कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसके रूल क्या हैं? क्या है बेटा इसके रूल? तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के रूल हैं, तो रूल नंबर पहला क्या है? कहता है डिजिट के बारे में तो आपको पता ही होगा बेटा, है ना। 1 2 3 4 है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? डिजिट हैं। तो हमारे पास क्या है? पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, क्या कह रहा है? पहला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि अगर मान लो कोई जीरो जिसमें नहीं है, जैसे वैल्यू मान लो, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम लोग ब्लू पेन से लिखते हुए चलते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल लिखेंगे कि हमारे सारे पॉइंट इसी लाइन में आ जाए एक बार में, तो हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पे एंड हो जाए, नहीं तो फिर रफ करके फिर से एक ऊपर पॉइंट बताना पड़ेगा आप लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बेटा, मान लो लिखते हैं 4 3 2 है ना, या 4 3 1.323 या 8 2 9 6 2 5 पॉइंट लगा है यहाँ पे। ठीक, मान लो इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, तो यहां बेटा क्या है? सारे के सारे नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें जीरो नहीं होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितने हो जाएंगे? 3, 1 2 3। इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, इसमें होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हो जाएंगे बेटा?
4 और 2 6। तो इस तरीके से हमने क्या काउंट कर लिए बेटा, पहला रूल, हम पहले रूल के बेसिस पे हमने पढ़ा कि अगर कोई हमारे पास नंबर दिया हुआ है, डिजिट दी हुई है और उसमें 0 नहीं लगा हुआ है तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है बेटा, कि हमारे पास क्या है कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, कोई डिजिट है और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो क्या है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया है एग्जांपल, है ना, कि 7 2 3 0 0 2 पॉइंट और यहां पर 4, इस तरीके से दिया है एग्जांपल। दूसरा ले लेते हैं 9 2 0 0 4 2। तो क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर बेटा 0 आ रहा है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक, तो यहां पर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 2 4 और 2 6 और 1 7। यहां पर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 2 4 और 2 6। बहुत ही बेटा सिंपल सिंपल से रूल है ना, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे। बेटा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ये हो गया जीरोज। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है जीरोज प्लेस्ड, इसको रफ करके फिर से लिखते हैं बेटा ये वाला पॉइंट। zeros after the decimal क्या बोला, zeros after the decimal are significant figure, are significant figure। मतलब कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर मान लो डेसिमल है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये लिखा है, एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। एग्जांपल क्या है बेटा, एग्जांपल कहता है कि अगर यहां पर एग्जांपल क्या है कि मान लेते हैं ये 4 है और यहां पर 0.00 लिखा है। ये हमारे पास एग्जांपल मान लेते हैं 3 है और यहां पर 32.0 लिखा है। या मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है 423.000 लिखा है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है जीरोस आफ्टर द डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद अगर 0 है तो लिखे कि अब या तो पूरा लिख सकते हैं, इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जीरोस आफ्टर द डेसिमल आर काउंट इनटू द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यहां पर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3। यहां पर बेटा भी कितने हो जाएंगे, 3। यहां पर कितने हो जाएंगे बेटा, 6, है ना। तो हमने क्या बोला कि जीरोस आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, अब यहां पर अगला पॉइंट क्या बोलता है, कहता है कि ऑल द जीरोस, ऑल द जीरोस बिफोर द beginning of non-zeros digits are not significant figure। ये पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि अगर मान लो आप बिगिनिंग में क्या लगा हुआ है, 0 लिखा हुआ है और नॉन जीरो डिजिट, एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में अगर बेटा देखो, मान लेते हैं बेटा हमारे पास 0.0012 है, 0.012
3 4 मान लो इस तरीके से है। और एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना। तो बेटा कहता है कि ये पॉइंट क्या बोला, ऑल द जीरोस बिफोर द बिगिनिंग ऑफ नॉन जीरो नंबर। ये हमारे पास क्या है, 1 एंड 2 क्या है, हमारे पास नॉन जीरो नंबर है। अगर नॉन जीरो नंबर से पहले अगर क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहे हैं, तो उनको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2। यहां पर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3। और यहां पर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। क्या हो रहा है बेटा, आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट नोट कर लो। अब क्या करते हैं कि इसके साथ में एक पॉइंट और बचा हुआ है हमारा, तो उस पॉइंट को भी कवर करते हैं और हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं यहीं पर क्या करता हूं, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो मैं यहीं पर लिख लेता हूं ऊपर। डेफिनेशन तो नोट कर ही ली होगी बेटा आपने। देखो लास्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा, कि यहां पर एक टर्म यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल टर्म, जिसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म या साइंटिफिक टर्म। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है। ये एक्सपोनेंशियल टर्म होता है बेटा, ये कहता है कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई नंबर है n इंटू 10 द पावर n, मतलब इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म, या हम इसी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, है ना। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म तो इस तरीके से लिखा होता है, तो उसमें कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, इसकी जो लाइन होती है, कहा जाता है, जैसे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर मैं आपको लाइन लिखा दूंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे बेटा मान लो बेटा नंबर क्या लिखा हुआ है, 3.426, है ना, इंटू 10 की पावर 3। ठीक, सेम एग्जांपल ही है, मैं ले रहा हूं यहां पर, मैं इसको लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 3, है ना, और कम हो गया तो उस तरफ कर लेते हैं, 4.26 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है ना। और एक एग्जांपल, तो हमारे पास क्या बेटा है कि हमने क्या लिखा है, इसको किसके टर्म में लिखा है, एक्सपोनेंट के टर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल इसको टर्म बोलते हैं। तो हम जब इस तरह के टर्म में लिखते हैं बेटा, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, जो सिग्निफिकेंट फिगर आपका है वो बदलता रहता है। बदलता मतलब क्या होता है, चेंज होता रहता है, मतलब मे बी, क्या होता है, मे बी चेंज्ड। मे बी चेंज्ड का मतलब क्या है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर मे बी चेंज्ड, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें एग्जांपल के तौर में देखूं तो बेटा इसको भी कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है 4, और यहां पर भी बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। ठीक है, यहां पर दोनों टर्म में क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। अब हम क्या करते हैं बेटा कि यहां पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, अब ये डिपेंड करता है कि जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 54000, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको हमें 2 टर्म में लिखना है, एक 3 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखना है, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखना है। क्या लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो अगर मुझे इसको 2 के टर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको ये तो लिख सकता हूं ना, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर यहां पर 3। ठीक है, मैं लिख सकता हूं सॉरी बेटा, क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 54 इंटू 10 की पावर के लिख सकता हूं 3। अगर मैं इसको और लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 5.4 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकता हूं, 3। ठीक, अगर मान लो मुझे क्या करना है, इसको हमें 2 डिजिट के टर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा 5.4 इंटू 10 की पावर 3।
अब मान लो बेटा क्या करना है, इसी नंबर को हमें क्या करना है, क्या करना है, सिग्निफिकेंट के टर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, 5.40 इंटू 10 की पावर 3। अगर मैं इसको ये लिखूं तो क्या गलत है? नहीं बेटा, इसकी पावर तो एक्सपोनेंट हमारी क्या है, पावर तो इसकी एक्सपोनेंट सेम है, बट इसमें सिग्निफिकेंट का नंबर वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो सकता है। इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो मतलब क्या होता है कि all the zeros after the non-digit number are written in the term of 10 the power, है ना, 2 होगा, 3, 4 होगा। तो क्या हो सकता है कि यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या होता है, वैरीज। क्या करता है, सिग्निफिकेंट फिगर विल वैरी। ठीक, क्या होता है, सेम नहीं रहता है। जैसा कि हमने यहां पे देखा है, यहां पे देखा है, यहां पे देखा है, तो यहां पर क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आई हैं और आपने इसकी प्रैक्टिस की है, लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा है ना, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि आप इन चीजों की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और आप लाइक करिए मेरे वीडियोस को, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कैसा पढ़ा रहा हूं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर कहाँ पे लैक हो रहा है तो आप अगर मुझे बताओगे, तभी मैं उन सारी चीजों को क्या करूंगा, आने वाले जो वीडियोस होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको मिनिमाइज करूं। वैसे मैं ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको दिक्कत हो। मैं आपको सबसे बेसिक से पढ़ाऊंगा और आपको एडवांस तक पढ़ाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और इसको नोट डाउन कर लेना और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।